होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा न्यू है इस चैनल पे फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलरली मैं हर एक टाइप की एमसीक्यूज की वीडियोस डाल रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। ईजी से लेकर डिफिकल्ट तक का हर एक तरह का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। सो जो बच्चे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर कोई बच्चा नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहता है मेरे साथ, जो कि बैच है स्टार्ट हो चुका है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1999 का बैच जो है अब हो चुका है 1499 का। ये बैच आपका नॉर्सेट तक चलेगा। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ करवाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज भी इसी में मिलेंगी आपको, डाउट क्लासेस भी इसी में मिलेंगी, एंड आपके पेपर से पहले आपको जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी। सो फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप आने वाले नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी बैच 2499 में स्टार्ट हो गया है, जो कि फुल थ्योरी बैच है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की मैं थ्योरी करवाने वाली हूँ, हर एक सब्जेक्ट की मैं थ्योरी कराने वाली हूँ। साथ ही साथ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, की पॉइंटर्स, जीके एंड एप्टीट्यूड सब इस बैच में आपको देखने को मिलेगा। और 149 वाला बैच जो कि अब के नॉर्सेट के लिए है, सो आप फटाफट से इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले आपका टाइम वेस्ट किए मैं अपने क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 61। सो क्वेश्चन नंबर 61 करने वाले हैं, द पेशेंट इज प्लान्ड फॉर एड्रेनलेक्टमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स एक्सपेक्टेड विल बी ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन फॉर दिस पेशेंट। सो एक एड्रेनलेक्टमी प्लान की गई है पेशेंट की, एड्रीनल ग्लैंड को रिमूव करना है। सो इनमें से कौन सी इंटरवेंशन है जो कि नर्स है एक्सपेक्ट करेगी कि फिजिशियन ऑर्डर करेंगे? एडमिनिस्टर आईवी स्टीरॉइड्स, विदहोल्ड ऑल मेडिकेशंस फॉर 48 आवर्स, कलेक्ट स्पूटम स्पेसिमेन, प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट। सो देखो क्या होता है, जब भी किसी की एड्रेनलेक्टमी होती है सबसे पहले तो उस पेशेंट को क्या दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज एंटी इन्फ्लामेटरी, एंड ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डाउन करते हैं, और जो भी एड्रीनल ग्लैंड का लॉस हो रहा है फंक्शंस में, उनको भी लॉस हो रहा है हार्मोन्स में, उनको भी ये मेंटेन करके रखते हैं। तो जो डॉक्टर है वो आपको क्या लगेगा, मतलब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि डॉक्टर ये तो ऑर्डर पेशेंट को पक्का करेगा अगर उसकी एड्रेनलेक्टमी होनी है। सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो फिजिशियन से कि पेशेंट को वो आईवी स्टीरॉइड्स लगाने के लिए जरूर बोलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम यूज्ड बाय द नर्स व्हेन परफॉर्मिंग बेड बाथ टू एन इमोबिलाइज्ड पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है, ठीक है, चल नहीं पा रहा है, अनइमोबिलाइज्ड है, ठीक है, सो बाथ देने जा रहे हो उसको, तो आप कौन कौन सी आइटम्स जो है वो यूज करोगे? सर्जिकल मास्क, ग्लव, प्रोटेक्टिव आईवियर, मास्क, हेपा मास्क, गाउन, ग्लव्स, सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स, नन। तो देखो बाथ देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली गाउन तो डलेगा ही डलेगा, इन दोनों में गाउन्स नहीं है तो ये तो हो गए कैंसिल। पहला है और सेकंड है, देखो ग्लव्स भी आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है, हेपा मास्क, गाउन एंड ग्लव्स भी आपको डालने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है, आप बात दे रहे हो, अगर आपके सामने कफ करता है, ठीक है, आपकी सिक्रीशंस पे हाथ लगता है, बेयर हैंड्स लगते हैं, बेयर हैंड्स का मतलब विदाउट ग्लव्स अगर आप डालते हो, आपके सिक्रीशंस पे हाथ लगते हैं और वही आप अपने नाक पे लगा लेते हो, मुंह पे लगा लेते हो, सो वो कंटामिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, मास्क भी डालना है, गाउन भी डालना है। मास्क तो मैंडेटरी है बिकॉज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट से, ठीक है। गाउन डालना पड़ेगा। गाउन और ग्लव्स क्यों डालने पड़ेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है बेड बाथ करा रहे हो पेशेंट को, ठीक है। बाथ कराते टाइम अगर बाई चांस पेशेंट कफ करता है, स्नीज करता है, तो उसकी सिक्रीशंस आपके हाथों पे लग सकती हैं, आपकी यूनिफॉर्म पे लग सकती है। सो ये दोनों चीजें आपको इन चीजों से प्रोटेक्ट करेंगी। सो ये तीनों चीजें आपको डालनी है व्हाइल गिविंग बाथ टू द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेशेंट रिटर्न टू द यूनिट फॉलोइंग द सर्जिकल क्रिएशन ऑफ अ डबल बैरल क्लोस्टमी, विच टाइप ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द पेशेंट बावल वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड पोस्ट ऑपरेटिवली। तो डबल बैरल क्लोस्टमी हुई है पेशेंट की, ठीक है, क्रिएट की गई है, तो कौन सी टाइप ऑफ ड्रेनेज जो है पेशेंट की बावल की देखने को मिलेगी पोस्ट ऑपरेटिवली, क्रिएशन करने के बाद? म्यूकॉइड ड्रेनेज फ्रॉम द डिस्टल स्टोमा, फीकल मटेरियल फ्रॉम द डिस्टल स्टोमा, बैक टैटरी स्टूल फ्रॉम द रेक्टम, ब्राइट रेड स्टूल फ्रॉम द रेक्टम। देखो ये रेक्टम से तो हमने तो बाईपास करा दिया ना, रेक्टम तक तो हमने जाने ही नहीं दिया, रेक्टम तक तो हमने स्टूल को जाने ही नहीं दिया ना, तो रेक्टम से तो दिखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आपने क्लोस्टमी डाल दी है, पेशेंट के स्टोमा क्रिएट कर दिया है, ठीक है।
तो देखो दो चीजें याद रखो, जो म्यूकोइड होता है वो हमें देखने को मिलता है, म्यूकोइड हमें देखने को मिलता है डिस्टल स्टोमा में, ठीक है, किस में देखने को मिलता है, डिस्टल स्टोमा में। और जो फीकल मटेरियल होता है ये हमें देखने को मिलता है प्रॉक्सिमल में, ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। एफपी याद रखना है आपने, एफपी, एफपी का मतलब एफ से फीकल एंड पी से प्रॉक्सिमल। जितना भी फीकल मटेरियल होगा वो आपको प्रॉक्सिमल से देखने को मिलेगा और जितना भी म्यूकोइड होगा वो आपको डिस्टल से देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ऑप्शन 1 के जो म्यूकोइड ड्रेनेज है वो आपको डिस्टल स्टोमा से देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो डबल बैरेटोलॉस्टमी की गई है पेशेंट के, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली। सो जब आपने स्टूल्स को रेक्टम तक आने नहीं दिया तो वो स्टूल तो रेक्टम तक आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। 3 और 4 तो वैसे ही गलत हो गया। सो ऑप्शन 1 एंड 2 बचा था, पर उसमें हमें पता था कि प्रॉक्सिमल से फीकल आता है और म्यूकोइड वाला डिस्टल से आता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। हाँ, रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन कौन सा होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ओरल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगी कि कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है बीसीजी वैक्सीन का, ठीक है। और अगर आपको सही आंसर देखना होता है तो नीचे देखा करो कमेंट सेक्शन में, मैंने किसी ना किसी बच्चे के कमेंट पे राइट ऑप्शन का टिक किया होता है और जिनका गलत होता है उनको भी मैं बता देती हूँ कि रॉन्ग ऑप्शन चूज किया है आपने, दूसरा वाला ऑप्शन है। तो मैं रिप्लाई सबको करती हूँ, सब फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो कि बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन जो है उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is a priority nursing action when caring for a patient with disseminated intravascular coagulation? So question कह रहा है कि आप नर्सिंग केयर दे रहे हो एक पेशेंट को जिसको डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। सो डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन IDIC, इसका मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल थिकेंड क्लॉट बनने लग जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, याद रखना क्लॉट बनने लग जाते हैं, एबनॉर्मल क्लैंप्स और क्लॉट बनने लग जाते हैं बीवी ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इस पेशेंट की आप केयर कर रहे हो तो प्रायोरिटी में नर्सिंग एक्शन क्या रखोगे, अप्लाई स्क्विंटल कंप्रेशन स्टॉकिंग, अवॉइड गेटिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, टेकिंग टेम्परेचर वाई द रेक्टल रूट, मॉनिटरिंग फॉर होमन साइन। होमन साइन आप किसके लिए यूज कर रहे हो, डीवीटी के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। सो होमन साइन तो आप करोगे, पर प्रायोरिटी में क्या करोगे, देखो कभी भी इस पेशेंट के आपने IM इंजेक्शन नहीं देना होता बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल क्लॉटिंग और फॉर्मेशन ऑफ द क्लैम्प्स। जो IM इंजेक्शन है वो प्रॉपरली पेशेंट के लगेगा नहीं, दूसरा IM इंजेक्शन के बाद जो है वहाँ पे एबनॉर्मल क्लॉट बनने का जो है वो खतरा हो सकता है। सो ये प्रायोरिटी में रहता है कि कभी भी इस पेशेंट को आपने IM इंजेक्शन नहीं देना। आई नो ये समथिंग नया होगा आप लोगों के लिए, पर अगर आपका बेसिक क्लियर होता, अपने DIC के बारे में पढ़ा होता तो आपको क्लियर होता कि क्यों नहीं देते, क्योंकि इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन जो है वो वहाँ पे एबनॉर्मल क्लॉटिंग कर सकता है। बाकी चीज़ें भी राइट है, DVT में आप ये सारी चीज़ें करते हो, DVT में भी क्लॉट ही बनता है, बट द थिंग इज आपने कभी भी इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन इसको नहीं देना। देखो यहाँ पे DVT की बात नहीं हो रही, DVT जो है वो मोस्टली लेग्स में देखी जाती है, पर यहाँ पे कहीं पे भी बॉडी में क्लॉट बन सकता है, ठीक है ना। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपने कहीं नहीं देखना। देखो अपना बेसिक क्लियर करो, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप बैचेस ज्वाइन करोगे तो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। सो अभी का जो नॉर्सेट का बैच है वो हमने 1999 का कर दिया है अब 1499 में, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, आपके पूरा नॉर्सेट तक ये बैच चलने वाला है। 7973244089 तक आप मैसेज करके या फिर कॉल करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो तो 2499 का बैच स्टार्ट हो गया है, ओनली 1000 रुपीज़ अप करके मैंने ये बैच बनाया है ताकि आप इजीली अफोर्ड कर पाओ। इस बैच को ज्वाइन करके आपको हर एक थ्योरी में करवाऊंगी। सो 1499 वाला बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, की पॉइंटर्स, लास्ट मिनट की पॉइंटर्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी इसी में ही होंगी, डाउट क्लासेस भी इसी में ही होंगी, साथ के साथ GK एंड एप्टीट्यूड के MCQs भी इसी में ही होंगे पेपर से पहले। सो आप फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। चलो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। 66 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड एनुअली ओवर द एज 50 टू स्क्रीन फॉर कोलन कैंसर। अगर आप 50 ईयर्स से ऊपर वाले बंदे का कोलन कैंसर चेक कर रहे हो तो इनमें से कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे, एब्डोमिनल CT स्कैन, एब्डोमिनल एक्सरे, क्लोनोस्कोपी, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। सो
फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है टू चेक द कॉलन कैंसर अबव 50 ईयर्स ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शुड अ नर्स टेस्ट टू डिटरमाइन इफ नेजल ड्रेनेज कंटेन CSF। सो इनमें से कौन सी चीज़ों से आपको पता चलेगा कि नेजल कंटेंट जो आ रहा है, जो म्यूकस आ रहा है नोज से, वो CSF है? ग्लूकोज, ब्लड, एल्ब्यूमिन और बाइकार्बोनेट आयंस। तो ग्लूकोज होता है, यस, CSF में ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, पर कभी भी RBCs नहीं होते, एल्ब्यूमिन एंड बाइकार्बोनेट आयंस नहीं होते। सो अगर म्यूकस में आपको ग्लूकोज दिखेगा तो पेशेंट के CSF देखने को मिलेगा। क्या करोगे, नोज की सिक्रीशंस लेके एक टिश्यू पेपर पे रखोगे, अगर वो सिक्रीशंस एक ऐसा बन जाती है, रिंग लाइक बन जाती है, ठीक है, रिंग लाइक देखने को मिलती है वो सिक्रीशंस, जैसे ही उसकी ड्रॉप टिश्यू पे गिरी वो एक सर्कल सा बन गया येलो कलर का, देन इट्स अ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये साइन भी आता है, इसको बोलते हैं हेलो साइन, होलो साइन। सो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा साइन देखने को मिलता है जब CSF ड्रेनेज मिलती है। सो ये भी क्वेश्चन याद रखना, हेलो साइंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज नॉट गिविंग इन प्रिवेंटिव मेजर्स इंजरी। सो अगर आप किसी की प्रिवेंट कर रहे हो प्रेशर इंजरी, प्रेशर पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, बेड सोर आपने पढ़े होंगे, अगर आपने उसका प्रिवेंट करना है तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी नहीं यूज करते हो, नॉट सी, नहीं यूज करते हो? प्रमोट रबिंग एंड मसाजिंग द बोनी प्रोमिनेंसेस, monitor patient nutrition and hydration, monitor good skin hygiene, prevent shear infection। सो देखो ऑब्वियसली गुड हाइजीन रखना होता है स्किन का, क्योंकि अगर स्किन ड्राई रहेगी तो वहाँ पे प्रेशर सोर बनने का चांसेस है। शेयर इन्फेक्शन भी आपको अवॉइड करना है कि वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन मॉनिटर करना है कि हाइड्रेशन चाहिए, मॉइस्चर करने के लिए स्किन को, ड्राई रहेगी तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगी और बेड सोर होने के चांसेस है। न्यूट्रिशन अच्छा देना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली चले। देखो कभी भी उसको मसाज और रबिंग नहीं करते बोनी प्रोमिनेंस की, ठीक है, कभी भी नहीं करते, ये अवॉइड की जाती है, बिल्कुल अवॉइड। क्यों? बिकॉज इनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बेड सोर होने के। अगर आप मसाज करोगे प्रॉपरली तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगी और वो भी ज़्यादा वाली फ्रिक्शन क्रिएट होगी, इसलिए कभी भी नहीं करते रब और मसाज, तो ये अवॉइड किया जाता है। सो ये स्ट्रैटेजी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना ही आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, नर्स डेवलपिंग ऑफ केयर प्लान फॉर अ पेशेंट विद हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स इंक्लूड। सो अगर आप केयर प्लान पेशेंट के लिए बना रहे हो, पेशेंट है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी वाला, तो इनमें से क्या चीज़ इंक्लूड करोगे? एडमिनिस्टर ऑफ लेक्टोलूज एनीमा एज ऑर्डर्ड, इनकरेजिंग प्रोटीन रिच डाइट, एडमिनिस्टर सेडेटिव, इनकरेजिंग एम्बुलेशन। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्या होती है कि लीवर के सेल्स हैं उनका प्रॉपरली सिरोसिस हो गया, तो वहाँ पे अमोनिया गैस जो है इंक्रीज हो जाती है, अमोनिया गैस जो है इंक्रीज होके ब्रेन में चले जाती है, जो कि एनसेफेलस सेल्स जो होते हैं ब्रेन के उनको डैमेज करने शुरू कर देती है, ब्रेन को भी डैमेज करना शुरू कर देती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंसेफेलोपैथी। अमोनिया गैस इंक्रीज हो रही है, सो देखो प्रोटीन तो देना ही नहीं, प्रोटीन से तो अमोनिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिडेटिव्स भी नहीं देने क्योंकि ब्रेन को प्रॉब्लम है, ऊपर से आप सिडेट कर रहे हो पेशेंट को। एम्बुलेशन भी नहीं करानी पेशेंट की, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी वीक होता है, कन्फ्यूजन में होता है, सो पेशेंट जो है वो अपने आप को इंजरी पहुंचा सकता है। सो देखो एडमिनिस्टर किया जाता है लेक्टोलूज एज अ नीमा, क्यों? ताकि जो अमोनिया गैस है थ्रू द फीकल और थ्रू द स्टूल्स वो और ज़्यादा निकल जाए अमोनिया, ठीक है, वो निकल जाए, इसलिए आप लेक्टोलूज पेशेंट को देते हो ताकि वो गैस है जो आप बाहर निकाल पाओ और वो जो अंदर आयंस इंक्रीज हो गए अमोनिया के वो बाहर निकल जाए थ्रू द स्टूल्स एंड थ्रू द फीकल मैटर। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायरिया, इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एंटिसिपेट अ डिक्रीज। सो अगर आप डायरिया वाले पेशेंट का केयर कर रहे हो तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर आपको बताएगा कि जो अब नर्स कर रही है उससे बॉडी का जो डायरिया की प्रॉब्लम थी उससे बॉडी अब ठीक हो रही है? बॉडी टेम्परेचर, टिश्यू टर्गर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पल्स रेट। सो देखो जब भी डायरिया होता है तो बॉडी में होती है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन क्या करती है? स्किन को बिल्कुल ही डिहाइड्रेटेड और क्या कर देती है? ड्राई कर देती है। तो टिश्यू टर्गर जो होता है वो प्रॉपरली बताएगा कि जो स्किन है वो हाइड्रेट होनी शुरू हो गई है और पेशेंट जो है वो कवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हो। मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो फटाफट से एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज़ ही वीडियो आएगी, 12:30 बजे वीडियो आती है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके
जो नॉर्सेट का बैच है वो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। 1999 का बैच मैंने कर दिया है 1499 में, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी सारे, साथ ही मैं उनके एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, साथ ही मैं आपको टेस्ट भी दूंगी, साथ ही में आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी, उसी में ही आपको जीके एंड एप्टीट्यूड के पेपर से पहले मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। सो फटाफट से ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके। और अगर आप अगले नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो तो 42499 का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। सो विदाउट एनी डिले आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फुल थ्योरी बैच और ऑल इन वन बैच रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क सो दैट यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ कल की वीडियो में।